जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। विप्रो के बायबैक के बारे में बात करेंगे। कुछ टॉपिक आज का रहने वाला है रिटेल कैटेगरी वाला, कि रिटेल कैटेगरी क्या होता है, रिटेल कैटेगरी में क्यों बढ़िया रहता है हम लोगों को रहना, रिटेल कैटेगरी में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, और उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है ना। इससे पहले भी कई सारे आप लोगों के क्वेश्चन है कि प्राइस क्या रहेगा, कितने शेयर बायबैक में जाएंगे, ये सब। तो इस पर मैं डिटेल एक वीडियो ही मतलब एक प्लेलिस्ट ही बना दिया हूँ विप्रो के बायबैक का। ये आप प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा। इसमें कई सारे टॉपिक मैं पहले से ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ठीक है। और मतलब कई सारे जो है आगे भी टॉपिक कवर करूंगा, तो इसी प्लेलिस्ट में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी। ठीक है ना। तो आपको जो भी पसंदीदा टॉपिक है, जो भी आप जानना चाहते हैं, कई सारा टॉपिक यहाँ पे कवर किया हूँ विप्रो का। प्लेलिस्ट जाके विप्रो बायबैक के नाम से ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, रिटेल कैटेगरी बहुत ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है। एक ही चीज़ होता है, बस उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लोग क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। देखिए, जब आप लोग मतलब कहीं पे भी पब्लिक की या फिर FII की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो उसमें पब्लिक की होल्डिंग आपको दिखती है। जैसे इसका ही उदाहरण ले लेते हैं हम लोग कि जैसे 10.6% के आसपास इसकी होल्डिंग है। मतलब सीधी सीधी भाषा में कह लीजिए 10.5% होल्डिंग है पब्लिक की। अब बहुत सारे लोग इस पब्लिक वाली होल्डिंग को ही रिटेल कैटेगरी मान लेते हैं। ये बिल्कुल गलत है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। रिटेल कैटेगरी का बस एक ही लॉजिक है, एक ही रूल है कि जिसके भी पास 2 लाख रुपए से कम के शेयर हैं उनको रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है, सीधा सीधा। नहीं तो आप पब्लिक कैटेगरी में हो, मतलब पब्लिक हो। ठीक है ना। लेकिन रिटेल जहाँ पे नाम आया कि रिटेलर, तो वो समझ लीजिए कि उनको कहा जा रहा है जिनके पास 2 लाख रुपए से कम के शेयर हैं। अब इसमें भी एक दो मतलब भ्रांतियां हैं लोगों की, वो मैं सुलझा देता हूँ। लोग बोलेंगे कि मैंने तो 2 ही लाख रुपए का शेयर खरीदा था ताकि मैं जो है रिटेल कैटेगरी में रहूं, लेकिन फिर मैं नॉर्मल कैटेगरी में कैसे आ जा रहा हूं। ये बायबैक के बाद लोगों का क्वेश्चन आता है, क्योंकि गलती वो करते हैं क्या। अब वो 2 लाख रुपए के शेयर खरीद लेंगे, शेयर जो है 10% या 20% मान के चलिए कि बढ़ गया। अब 20% कोई भी शेयर बढ़ गया तो मान के चलिए कि 40,000 रुपया और उसका बढ़ गया। अब उसका टोटल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हो गया 2.4 लाख। अब जिम ही वो 2 लाख से ऊपर जाएगा वो रिटेल कैटेगरी से बाहर हो जाएगा। तो वो समझ के खरीदा था कि 2 लाख रुपए के शेयर खरीद लेता हूँ, मैं रिटेल कैटेगरी में आऊँगा। लेकिन उसका प्राइस बढ़ गया, शेयर का, विप्रो का ही कह लीजिए, प्राइस बढ़ गया और वो जो है नॉर्मल कैटेगरी में आ गया। अब यहीं पे समझ लेते हैं कि नॉर्मल कैटेगरी और रिटेल कैटेगरी में अंतर क्या होता है। देखिए, वैसे तो अंतर कुछ भी नहीं है, आप रिटेल कैटेगरी में, वो नॉर्मल कैटेगरी में। लेकिन जहाँ पे नाम आ जाता है बायबैक का, तो बायबैक में 15% रिजर्व होता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए। यहाँ पे बायबैक की राशि का कुल 15% जो है रिटेल इन्वेस्टर के लिए आरक्षित होता है, मतलब रिजर्व होता है रिटेल इन्वेस्टर। मतलब 2 लाख रुपए से कम के शेयर जिनके पास है उनके लिए, 2 लाख रुपए से ज़्यादा के शेयर जिनके पास हैं उनको नॉर्मल कैटेगरी में रखा जाता है। अब जब आपके लिए 15% रिजर्व रखा गया है तो आपका वैसे ही एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा आएगा। अब बोलो कि वैसे कैसे, तो उसको यहीं पे समझा देता हूँ ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आए। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीछे मैं बताया हूँ कि कितना एक्सेप्टेंस रेशियो आ जाएगा। इंटाइटलमेंट रेशियो वाली वीडियो आप लोग 11 अप्रैल को मैं बना के दिखाया हूँ। ये वीडियो जाके आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, और बाकी समझा दे रहा हूँ यहाँ पे ही। उस वीडियो में मैं बताया था कि भले ही पब्लिक 10-10.5% इसमें है, लेकिन एक्चुअल में 2 लाख रुपए से नीचे वाले शेयर होल्डर इसमें लगभग 3.25% या 3.5% ही हैं। अब 3.5% लोगों के लिए 15% रिजर्व कर दिया जाएगा टोटल बायबैक का साइज। तो वैसे उनका तो हिस्सेदारी 3% था ना उसमें बायबैक में, क्योंकि वो 3% थे। लेकिन अब उनके लिए 15% रिजर्व कर दिया गया, 3-5 गुना तो उनका ऐसे ही हो गया, मतलब हिस्सेदारी बायबैक में। तो ऐसे ही उनका ज़्यादा जाएगा और लोगों का कम जाएगा। उसके बाद जो प्रोमोटर होते हैं वो भी कभी कभी भाग नहीं लेते हैं बायबैक में, बहुत सारे प्रोमोटर, तो उनके भी हिस्सेदारी में से जो है कुछ भाग पब्लिक कैटेगरी में आता है और कुछ भाग नॉर्मल कैटेगरी में आता है। कभी कभी तो पूरा हिस्सेदारी ही नॉर्मल कैटेगरी रिटेल कैटेगरी में आ जाती है। तो इससे भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। कभी कभी तो हमारा एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हमारा बोलने का मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर का। और ये आप लोग पीछे जितने भी इन्फोसिस के बायबैक, ये उदाहरण है, आप लोग जाके थोड़ा सा चेक करेंगे, और उस पर भी मैं वीडियो बनाया था। तो
ये होता है। तो इसके वजह से हम लोगों को रिटेल कैटेगरी में रहने में बेनिफिट होता है, एक्सेप्टेंस रेशियो ज़्यादा आता है। कितना का अंतर हो जाता है, तो कभी कभी तो थोड़ा बहुत कहीं अंतर होता है, लेकिन लगभग देखेंगे तो ज़्यादा का अंतर होता है। ज़्यादा का अंतर कैसे, देखिए जैसे 10 शेयर का मैं उदाहरण लेके चलता हूँ इसमें हर बार, ताकि आसानी है। 10 शेयर में से मान के चलिए कि रिटेल कैटेगरी में 4 शेयर का एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा, मतलब 40% का एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा। लेकिन वहीं पे अगर आप वहीं 10 शेयर, हालांकि 10 शेयर रहेगा तो नॉर्मल कैटेगरी में आप नहीं रहोगे, रिटेल कैटेगरी में रहोगे, लेकिन उदाहरण के तौर पे अगर मान लेते हैं 10 शेयर आपके पास है, तो आपके बहुत जाएंगे तो 1 शेयर जाएगा। तो कहाँ पे 4 शेयर जा रहा था और कहाँ पे 1 शेयर, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 शेयर, 2 शेयर, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब आधे का तो अंतर रहता ही रहता है। तो इसकी वजह से रिटेल कैटेगरी में रहना अच्छा रहता है, नॉर्मल कैटेगरी में नहीं। इसको हम लोगों को रिकॉर्ड डेट के आसपास मैनेज करना पड़ता है। अब मैनेज की बात क्या मैं कर रहा हूँ, देखिए अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट, जब भी बायबैक का रिकॉर्ड डेट घोषित होगा, मैं इसी चैनल पे बताऊंगा, रिकॉर्ड डेट के दिन आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है 2 लाख से 1 रुपया भी ऊपर अगर बताएगा तो आप नॉर्मल कैटेगरी में हो जाओगे। तो उसको मैनेज करने के लिए रिकॉर्ड डेट से 1 दिन पहले होता है लास्ट डेट टू बाय का, मतलब खरीदारी करने का लास्ट डेट। उस दिन आपको देख लेना है कि आपका 2 लाख रुपए से कितना ऊपर का जो है वैल्यू बता रहा है टोटल, आप जितना आपके पास क्वांटिटी है और उस समय जो प्राइस ट्रेड करा, उन दोनों का गुणा कर देंगे आप लोग, सीधा सीधा आ जाएगा कि कितना का आपके पास शेयर है। मैनेज उन्हीं लोगों को करना है जो 2 लाख से लेके 2.5 लाख इस तरीके से, मतलब पास में हो। बहुत ज़्यादा दूर वालों को नहीं करना है ये मैनेज, ठीक है ना। देखिए तो रिकॉर्ड डेट के दिन आपको क्या करना है, मान लेते हैं किसी के पास 2,20,000 रुपये के शेयर हैं उस दिन, तो आपको क्या करना है, 20,000 रुपये के शेयर जो है उस दिन आप बेच दोगे। किस दिन, लास्ट खरीदारी करने का डेट जिस दिन, और उसमें से भी 2 लाख बच गया तो 2 लाख में से भी 10-5,000 और घटा के कर दोगे, क्योंकि प्राइस जब ही बढ़ेगा, हो सकता है रिकॉर्ड डेट के दिन प्राइस बढ़ जाए 1-2%, तो उसको भी आपको देख के करना है। तो कम से कम 1,80 तक आपको उस दिन कर देना है लास्ट खरीदारी करने के डेट की। अगर रिकॉर्ड डेट के दिन 20%, मतलब 20,000 बढ़ भी गया आपका, ठीक है ना, तो भी कुछ उतना दिक्कत ना हो। हालांकि उतना नहीं, 1,90 तक भी कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। ये अगर पास में 2,20,000, 2,40,000, 2,30,000 इस तरीके का है। बहुत ज़्यादा आपके पास है, जैसे कि मान लेते हैं कि 4 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख के शेयर आपके पास है, तो फिर ये आपको काम नहीं करना है, क्योंकि आप उतना शेयर बेचोगे, कितना जो है आपका वो मतलब जो भी जितना लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उन सब लगना हो जाएगा, उसके बाद फिर खरीदोगे तो चार्जेज, उसकी झंझट में आप मत पड़िएगा। बहुत ज़्यादा अगर आपका है तो पास में है तो थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर वही है कि एक्सेप्टेंस रेशियो आपका बहुत कम आएगा। तो मेन उद्देश्य ये है कि मेरा शेयर बायबैक में जाए, और वही उद्देश्य पूरा नहीं होगा तो फिर शेयर रखने का क्या मतलब। तो ये चीज़ आपको करना जरूरी है और कर लीजिएगा आप लोग, अगर पास में होगा 2 लाख के तो ये। अब 2 लाख से जिनके पास नीचे है 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख के शेयर, तो उनको कुछ करना ही नहीं है, वो ऐसे ही भी रिटेल कैटेगरी में है और रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। तो मेरा भी वही है, और बाकी ये जो है आप वीडियो की लिस्ट दिया हूँ, देख लीजिएगा। कोई क्वेश्चन है आपका तो और भी कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों का जवाब देता रहूँगा, ठीक है ना।